बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान और आज के लेक्चर में हम लोग बैरिया का जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन है, जो कि आपका बैचलर्स लेवल पे भी आता है, मास्टर लेवल के प्रोग्राम में भी आता है, उसको आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा कि जो लोग कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड्स के अंदर, चाहे वो AI है, SE है, डाटा साइंसेज है, या इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर जिसमें आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करें बैरिया में, तो दे विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। सो 50 क्वेश्चन जो हैं वो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के होंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चन जो हैं, सॉरी 120 मिनट्स होते हैं हमारे पास, और 100 क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें से 50 जो है जिन स्ट्रीम्स का भी मैंने जिक्र किया वहाँ पे क्वांटिटेटिव के होते हैं। और बाकी डिफरेंट जो हमारे पास फील्ड्स हैं वहाँ पे भी, इवन LLB के अंदर हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं बैरिया के, उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव का सेक्शन पूछा जाता है। तो ये मैंने उनके लिए भी प्रैक्टिस करवा दी। उसके साथ साथ जो लोग MBA में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर, साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स के अंदर, जियोलॉजी और अर्थ साइंसेज के प्रोग्राम के अंदर भी मास्टर लेवल पे वेरिया में अप्लाई करें, तो उनके पास भी क्वांटिटेटिव की अच्छी खासी वेटेज है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है और इसको आप पूरा देखिएगा। शुरू में इसमें मैंने कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन डाले हैं, जैसे जैसे आगे जाएगा थोड़ा सा ईजी होता जाएगा। लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि 20% क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, 30% जो मीडियोकर होते हैं, और बाकी 50% जो है बड़े ईजी होते हैं। तो ये ओवरऑल अपनी बैरिया की पॉलिसी है, जिसका मैंने स्निप आपको लास्ट लेक्चर में दिखा भी दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start today's lecture and let's solve question number 1. तो इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर आपको बड़ा जो है एज रिलेटेड क्वेश्चंस 1 से 2 थे। अभी जिन लोगों ने फेज 1 के अंदर क्वांटिटेटिव का टेस्ट दिया, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट को समझना होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है कि दी एज ऑफ अ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, लेट्स से फादर की एज मैं रिप्रेजेंट करता हूँ F से, और सन की एज में रिप्रेजेंट करता हूँ S से। तो जो फादर की एज है दैट इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सो फादर हो गया 3S। कहते हैं फादर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, यानी फादर की एज जो है वो 26 ईयर्स ज्यादा है सन की एज से, यानी सन की एज के अंदर मैं 26 ऐड करूंगा तो फादर की एज बन जाएगी। दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। ठीक है, मैंने ये बताना है कि फादर की एज मेरे पास क्या है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही वो कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सो ये चीज है, ये रिलेशनशिप हमें पहला गिवन है। दूसरा रिलेशनशिप ये गिवन है कि जो अब्बा जी हैं, जो फादर हैं, वो अपने बेटे से 26 ईयर्स बड़े हैं, यानी जब वो 26 ईयर्स के थे तो उनका बेटा पैदा हुआ। इन अदर वर्ड्स दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, दो वेरिएबल्स हैं। सिंपली अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि फादर की जगह पे 3S पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3S में पुट करूंगा S+26। S के लिए मैं सॉल्व कर लूंगा, 2S = 26 आ जाएगा, S = 13 आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन में भी अगर किसी को इससे को कुछ इशू हुआ तो वो पूछ सकता है मेरे से। सो सन की जो एज है दैट इज 13 ईयर्स ओल्ड, फादर उसकी से 3 टाइम्स बड़ा था। सो 3 × 13 कर लूंगा, सिंपली मेरे पास जो है वो 39 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए हेयर इज द राइट चॉइस। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 52 एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 6। सो लेट सपोज दैट नंबर इज x। सो कहते हैं एक नंबर है, ठीक है, उसको जब आप 52 में से माइनस करते हो और फिर डिवाइड कर देते हो 6 से। सो यू शुड स्टिक टू द जो आपकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, उसके जो एग्जामिनर की डिमांड है, आपने उसके तरफ चिपके हुए रहना है ताकि आप इक्वेशन बना सको। सो 52 में से x माइनस करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, द आंसर इज ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। जो आंसर आता है वो ओरिजिनल नंबर जो x था उसके ट्वाइस के बराबर है, 2x के बराबर है। पूछा नंबर क्या है, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, स्टेटमेंट के ऊपर स्टिक रहोगे, इक्वेशन बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 52 माइनस एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 12x। सो आई विल टेक द x ऑन द अदर साइड, प्लस x हो जाएगा, 13x आ जाएगा, 13 4 जा इज 52। ठीक है, सो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। सो ऑप्शन बी हेयर इज द राइट चॉइस। सो आई एम होपफुल कि समझ आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अगेन एज रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कहता है साइमा इज 8 ईयर्स ओल्डर देन फातिमा। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, जो इस क्लास में स्टूडेंट फरहान बैठे हुए हैं, उनसे अगर 10 साल बड़ा हूं, तो फरहान की एज में
10 या 10 ऐड करोगे तो मेरी एज के इक्विवेलेंट आएगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है तुमने, कि साइमा चूंकि 8 साल बड़ी है फातिमा से, तो साइमा की एज फातिमा की एज में 8 ऐड करने के इक्विवेलेंट होगी। अब अगली जो स्टेटमेंट कह रहा है साइमा जो है वो फातिमा की एज से 3 टाइम्स बड़ी है। साइमा फातिमा की एज का 3f है, यानी 3 टाइम्स द एज। एफ से फातिमा की एज, एस से साइमा की एज होगी। सो साइमा इज 3 टाइम्स ओल्डर देन फातिमा, तो वो उसके 3 आ गया। इक्वेशंस बन गई हमारे पास। हमने फातिमा की एज बतानी, हम एफ के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यू प्लग इन कर दूंगा जो कि 3f है। सो 3f इज इक्वल टू f प्लस 8 आ जाएगा। आई टेक द f ऑन द अदर साइड। 2f इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, f इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो फातिमा की एज जो है वो 4 ईयर्स है। सो यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ जी ये ऑप्शन नंबर डी बन रहा है कि फातिमा इज 4 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, अच्छा कुछ क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, कुछ आसान लगेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था यूट्यूब के ऊपर कि इसमें 50% क्वेश्चन वो कह रहा है इजी होंगे, 20% डिफिकल्ट होंगे, 30% मीडियोकर होंगे। मैंने फिर भी अपनी तरफ से मीडियोकर और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हैं, और उसी लेवल के डाले हैं जो भी रिसेंटली स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिन्होंने बताया कि क्वेश्चन में ये चीज़ें थी, तो उसी से रेलिवेंट चीज़ें डाली हैं ताकि डिफिकल्टी लेवल वही हो। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए ना आए, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन का पूछने का तरीकाकार, सॉल्विंग का मेथड सेम होगा। अच्छा, कहता है द डिवीजन इज कंप्लीटेड व्हेन द रिमाइंडर इज, ये रिमाइंडर हो गया यहाँ पे, ठीक है, हमेशा टाइपो हुआ है तो रिमाइंडर इज। हाँ, जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है बच्चों? जी फरहान, जब दो नंबर डिवाइड तो रिमाइंडर क्या बचता है? फरहान आपको आवाज आ रही है? जी जी, तो बेटा देखो रिमाइंडर जो बचता है जब भी दो नंबर डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। कैसे, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 4 जा 8, पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, हम क्रॉस डालते होते थे या 0 लिखते होते थे, तो ये चीज रिमाइंडर होती है। तो जब दो नंबर डिवाइड हो जाते हैं एब्सोल्युटली फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आते, तो उनका रिमाइंडर जो है यानी कंप्लीट डिवीजन के दौरान 0 बनता है। तो इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है इजी है लेकिन ट्रिकी है। कहता है डीलर बॉट अ कार फ्रॉम अ प्राइवेट ओनर एंड सोल्ड द कार एट अ प्राइस दैट वाज 20% हायर देन ही बॉट द कार। अच्छा, एक बात याद रखो, परसेंटेज जब भी खत्म करनी है 100 से डिवाइड करना है। 20% है ना, इसको अगर तुम फ्रैक्शन बनाओगे, नंबर बनाओगे बच्चों, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे, एक जीरो बचा तो इसका मतलब है 0.2 बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक्स डॉलर्स की कार बाय की है और उस पर 20% प्रॉफिट लिया है मैंने, तो प्रॉफिट हो गया 0.2x। यानी लेट से मैंने 1000 रुपए की कार ली है, $1000 की मैंने कार ली है, और मैंने उस पर 20% प्रॉफिट लिया है, यानी 1000 का 20% जो है वो 200 बनता है। तो $200 का मैंने लिया है, तो टोटल मैंने वो सेल आउट करूंगा $1200 की, जिसमें से $1000 मेरी कॉस्ट प्राइस है, $200 मेरा प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस उसकी 1200 बनी। तो यहाँ पे वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि डीलर ने जो कार बाय करी है उसने 20% हायर प्राइस पे यानी 20% के प्रॉफिट पे बेची है। 20% मैंने बताया जब भी परसेंटेज है 100 से डिवाइड कर लो, 0.2x बनती है। तो अगर मैंने $X की ली थी तो $X होगी मेरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पे मेरा प्रॉफिट जो है वो था 20% यानी 0.2x। तो बेची है मैंने, ठीक है, कितने की, वो मेरी सेल सेल प्राइस है। अब वो कहता है कि यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट हुआ है, वो जो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो $1200 है। आप ये बता दो कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस मैंने अभी बताया कि बनती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस $X है, 20% का मार्जिन है, तो बेची है 1.2x की, क्योंकि x के अंदर 0.2x ऐड होगा तो 1.2x आ गया, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया 1.2x। अब इसमें से सेलिंग प्राइस को जब मैं तोड़ के लिखूंगा तो वो बनेगा 1.2x, वापस मैं तोड़ के लिख रहा हूं, जो कि बनेगी x उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट, ये 0.2x उसका प्रॉफिट था जो कि है $1200। एक्स को वहां पे ले जाओ, माइनस कर लोगे, अगेन 0.2x रह जाएगा, $1200 आ गया। पॉइंट खत्म करेंगे और हम 10 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट खत्म करेंगे 1 लगेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है यानी 2, 0 लगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। 10 जब 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12,000, और 2 से जब आप उसको डिवाइड करोगे 12,000 का हाफ हो जाएगा। तो $600 की उसने कार जो है वो बाय करी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या है,
ठीक है। सो खैर ये यहाँ पे पूछना उसको, ये हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस आई है उसकी, तो सेलिंग प्राइस उसकी 7200 होगी। एक टाइपो हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, याद रखिएगा। बेची है वो $7200 की। कैसे? $1200 का प्रॉफिट है और $6000 की ली थी, तो 7200 की बेची है। तो बेसिकली सेलिंग प्राइस वो होती है जिसपे बेचा जाता है। तो ये सेलिंग प्राइस है। पूछना है यहाँ पे उसको कॉस्ट प्राइस चाहिए था एग्जामिनर को। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे सेलिंग प्राइस टाइप किया, तो राइट चॉइस मेरे पास $6000 है। ठीक है, तो $6000 की उसको ये कार कॉस्ट करी है, जिस पर उसने $1200 का प्रॉफिट लिया और $7200 की बेची है। अच्छा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, थोड़ा सा अगेन कंसंट्रेशन मांगता है ये क्वेश्चन भी। कहता है देयर आर 50 एप्पल्स इन अ बैग ऑफ विच 98% आर ग्रीन एंड रेस्ट आर रेड। अच्छा, हमेशा परसेंटेज, टोटल परसेंटेज तो 100% होता है मेरे पास। अब आप ये याद रखो कि जब उसने 50 एप्पल्स का बैग है तो उसमें से 98% ग्रीन है, तो 2% क्या है? रेड है। सिंपल सी बात है। और 98% क्या है मेरे पास? वो मेरे पास ग्रीन है। ठीक है, सो 98% मेरे पास ग्रीन है, 2% मेरे पास रेड है। कहते हैं कितने एप्पल्स आप ग्रीन एप्पल्स रिमूव करोगे तो आपकी जो नई परसेंटेज है ग्रीन एप्पल्स की वो 96% पे रह जाएगी। क्वेश्चन फिर बताता हूँ। एक बैग है जिसमें टोटल एप्पल्स की तादाद 50 है, 98% उसमें से एप्पल्स ग्रीन है, 2% ऑफ द एप्पल्स जो है वो रेड है। कहता है कितने एप्पल्स आप रिमूव करोगे तो आपके पास, अब यहाँ पे परसेंटेज कम करने की बात नहीं कर रहा, एप्पल्स कितने रिमूव करेगा कि परसेंटेज कम होगी। ये नहीं कह देना कि 2% एप्पल्स रिमूव करेंगे, हमें नंबर ऑफ एप्पल्स बताने हैं। वो तो एक डेफिनेट सी बात है कि 98% में इसको 96 बनाने के लिए 2% एप्पल्स खत्म करोगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, ना कि उनकी परसेंटेज कितनी है। तो हम करते क्या है यहाँ पे, मैं करूंगा क्या, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास 98% जो एप्पल्स हैं वो ग्रीन है ना, तो मुझे पहले उनकी मैं तादाद निकाल लेता हूँ कि वो हैं कितने, उनकी क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। तो 98% ग्रीन है। अच्छा, परसेंटेज याद रखना, वो बचपन से याद रखने का तरीकाकार याद रखो। परसेंटेज कैसे निकालते थे हम बचपन में? टोटल मार्क्स कितने हैं और टेंड कितने हैं ऊपर, इंटू 100 करते थे। वही काम यहाँ पे करो, जहाँ पे भी कहीं परसेंटेज आए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला को यूज कर लो। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज मेरे पास 98% थी, मैंने वो प्लग इन कर दिया। अच्छा, मेरे मुझे नहीं पता कि कितने एप्पल्स की तादाद बनती है 98% पे, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। टोटल एप्पल्स मेरे पास गिवन है 50, यानी टोटल मार्क्स मेरे पास गिवन है, इंटू 100 मैं कर लूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, मैं जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर देता हूँ, 5 वन जा 5 टू जा 10, 2 बचा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 98 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 49। ठीक है ना, 2 4 जा 1 बचा और 2 9 जा, तो ये 49 एप्पल्स हैं। तो इसका मतलब है जब 98% एप्पल्स ग्रीन थे तो 49 एप्पल्स तादाद जो थी उनकी ग्रीन बनती थी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें से अगर एक एप्पल को रिमूव करता हूँ, कॉमन सेंस की बात है, तो पीछे 48 एप्पल्स ग्रीन रह जाएंगे। जब 48 एप्पल ग्रीन रह जाएंगे तो 1%, 1 एप्पल रिमूव करने से 2% तादाद उसकी कम हो गई है। ठीक है, तो 48 पे बेशक निकाल के तुम देख लेना कि 48/50 इंटू 100 करके देख लेना तुम लोग, तुम्हारे पास 5 वन जा 5 टू जा, तो ये 96 पे चला जाएगा। तो अगर मैं एक एप्पल रिमूव करूंगा, ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ए बनता था, चलो मैं थोड़ा सा अरेज कर दूं ताकि तुम्हें ऑप्शन नजर आए। ऑप्शन ए बनता था कि अगर मैं एक एप्पल रिमूव करूंगा ग्रीन तो उनकी परसेंटेज 98% से कम हो जाएगी, 96%। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, वैसे भी पूछ सकते हो। असलम्स वीकली सैलरी इंक्रीज फ्रॉम ₹175 टू ₹201.25, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बड़ी आसान से टिप देता हूँ। इसके करीब तरीन जो राउंड ऑफ नंबर बनता है ना, आप वो ले लो। इसके जो इसके जो नियरेस्ट राउंडेड ऑफ नंबर बनता है वो 200 बनता है। रीजन बता रहा हूं क्यों, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान होगा। पेपर में आपके पास तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो हम यहाँ से उसके नियरेस्ट चॉइस को मार्क कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 15% बन रही होगी, अब मुझे पता नहीं है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसके केस में बनती कितनी है। ठीक है, तो जो है हम उसके नियरेस्ट ले लें। अच्छा, तो अगर ये 200 होता तो 200 ही रहने देना था, 225 होता तो 225 ही रहने देना था। ये 1.25 को मैंने 7 से रिमूव किया ताकि मेरे लिए सब्ट्रैक्ट करना आसान हो, क्योंकि पेपर में बस कैलकुलेटर नहीं है। तो याद रखना बच्चों कि परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है। ठीक है,
वो आपके पास आता है न्यू परसेंटेज माइनस ओल्ड परसेंटेज। और देखो इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओल्ड वैल्यू पे होती है, तो ओल्ड परसेंटेज या ओल्ड वैल्यू इंटू 100 आप कर लोगे। ठीक है, सो न्यू वैल्यू मेरे पास आई है इसकी, मैं 201.25 नहीं ले रहा, 200 ले रहा हूँ। 200 ये हो गया, माइनस करूंगा मैं इसको, इसमें से 175 माइनस हो जाएगा, ओल्ड जो वैल्यू है मेरे पास डिवाइडेड बाय 175 ओल्ड वैल्यू करूंगा मैं, इंटू 100 कर लूंगा। ऊपर आ जाएगा मेरे पास क्या आएगा ऊपर मेरे पास 25, हाँ 25 बन रहा है ना, हाँ। तो ये आ जाएगा 175 इंटू 100। आप सिंपली क्या करो, 5 के टेबल से इनको काट दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 बचा, और 5 तो 35 हो गया, 5 1 जा और 5 7 जा आ गया। तो ये आ जाएगा 100/7। अब देखो अगर आप 100 को 10 हिस्सों में डिवाइड करते तो ये 10% बनता, 5 में करते तो 5% बनता। ठीक है, और जो है आपके पास क्या है कि 7% है, तो 100 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 15% आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये 15% के नज़दीक ही आंसर आएगा। मेरा थोड़ा सा कम आएगा, उसकी रीज़न ये है कि मैंने नियरेस्ट वैल्यू ली है। तो जब आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे, करके देख लेना, 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 0 जा 3, 7 4 जा 28, 2 बचा, पॉइंट डालूंगा आगे चलता जाएगा, तो 14 आ गया ना। तो 14 के नियरेस्ट कौन सा है, 15। तो ये लो मैंने विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके दे दिया, और ताकि आपके पास जो है पेपर में इशू ना हो। तो पेपर में आपने क्या करना है, नियरेस्ट वैल्यू को ले लेना है, ताकि आपके पास कोई प्रॉब्लम जो है इसके अंदर क्रिएट ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कहता है कि द सिंगल इक्विवेलेंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%। देखो एक प्राइस थी जो कि पहले मैंने 10% काम की, अब जो नई प्राइस है उसके मुताबिक वो 15% काम होगी, वो उसके मुताबिक 15% काम होगी। ठीक है, तो होगा क्या मेरे पास कि हुजैफा बेटे Yes. क्वेश्चन ये आपके पास दोबारा बताता हूँ कि 10% पहले डिस्काउंट दिया, फिर जो नई प्राइस है उस पर 15% डिस्काउंट दिया, तो ये सक्सेसिव कितना डिस्काउंट बनता है। ये नहीं कह देना पहले 10% काम किया फिर 15% काम किया तो 25% डिस्काउंट बनता है। हो सकता है कि 25% का आंसर भी दिया हुआ हो, बल्कि ये दिया हुआ है इसने, चॉइस दी हुई हो, और बंदा कहे वाह जी वाह तो बड़ा आसान था 25%, ऐसा नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्राइस थी 100 या 1000 ले लिया करो, उसके ऊपर परसेंटेज को कम या ज्यादा करना आसान है। तो ये एक प्रो टिप है कि आप 100 ले लो और 1000 ले लो। अब 100 का 10% 10 ही बनता है, तो जब 100 पे 10% डिस्काउंट मिला तो 10% डिस्काउंट मिलने से वो हो जाएगा 90 रुपीज का, क्योंकि 100 का 10% 10 ही है। अब इस पे उसने 15% का डिस्काउंट दिया है, तो आप चेक करेंगे कि 90 का 15% क्या है। तो किसी भी नंबर की परसेंटेज बनानी हो तो उसको आप याद रखो बच्चों को, उसको उसी परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने अभी बताया है ऊपर भी आपके क्वेश्चन में कि जब भी आप परसेंटेज को खत्म करोगे तो साथ 100 से डिवाइड कर दोगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 5 जा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 9 3 जा 27 आ गया। 27 को मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा, तो 26 का होता है 13, और 1 की वजह से 0.5, तो ये बन जाएगा 13.5। नहीं तो आप डिवाइड कर लेना 2 से, 2 1 जा 2, सॉरी 2 10 जा 20, ठीक है 7 बचा, और इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लेना। सो ये बन जाएगा 13.5%। ठीक है, सो मेरे पास 2 3 जा मैं 6 करूंगा, 1 बचेगा, पॉइंट डालूंगा, और फिर मैं 0 लगाऊंगा यहाँ पे, और 2 5 जा 10, तो ये मेरे पास 13.5% आ जाएगा। तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया, बाद में जो 15% का डिस्काउंट दिया वो वैल्यू में 13.5 बनता है, वो दोबारा 15% नहीं बनता, क्योंकि जब पहले डिस्काउंट मिलेगा तो वो चीज की प्राइस नहीं जो है वो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद सस्ती हो चुकी है, अब वापस उसके ऊपर डिस्काउंट आएगा। ठीक है, तो 90 के ऊपर जब 15% डिस्काउंट आ गया तो वो 13.5 बनता है। तो जो क्यूमुलेटिव यानी टोटल जो डिस्काउंट बनेगा वो ये बनेगा 23.5 का। तो ये ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास। ठीक है, 25% नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन यूजली बैरिया के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें वो इस तरीके से स्टूडेंट को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा अगेन सोचने वाला सवाल है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बना देता हूँ। देखो बच्चों एवरेज ली कैसे जाती है, बचपन से हम लोग एवरेज या मीन निकालते आ रहे हैं। लेट्स से मेरे पास अगर 10 वैल्यूज हैं तो मैं उन 10 वैल्यूज की एवरेज ऐसे लूंगा कि मैं उन 10 की 10 वैल्यूज को सम करूंगा, डिवाइड बाय 10 करूंगा।
एवरेज ऐसे ही लेते थे, यानी जितने भी वैल्यूज हैं, लेट से मैं 2 नंबर्स का मीन ले रहा हूँ तो मैं दोनों को ऐड करूंगा, सम ऑफ द टू डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। तो एवरेज लेना बड़ा आसान होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके सम का आप सम कर लोगे और जितने उनके उनका जितना नंबर है आप उस पर डिवाइड कर लोगे। तो अब होगा क्या, मेरे पास कहता है कि अगर अली स्कोर करते हैं 70 मार्क्स इन द 6th टेस्ट, तो उनकी एवरेज जो 6 टेस्ट की है वो 4 लेस है देन हिज प्रीवियस एवरेज। यानी छठे टेस्ट में अगर यानी x6 मार्क्स जो है वो 70 लेता है, तो जो A6 की एवरेज है, ठीक है, यानी A6 एवरेज यानी 6 जो टेस्टों की एवरेज है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली हमारे पास लेस है। किससे लेस है वो हमारे पास? वो लेस है हमारे पास उसकी जो लास्ट एवरेज है, यानी 5 टेस्टों की। देखो अगर छठे टेस्ट के मार्क्स 70 है तो पिछले उसके पास जो टेस्ट की तादाद बनती है वो 5 बनती है, ठीक है। तो उसने ये कह दिया, उसने कह दिया कि जब उसने जो 5th टेस्ट में से 4 माइनस हो जाएगा तो 6 की एवरेज उसके बराबर बनती है। अब वापस आते हैं एवरेजेस के फॉर्मूला के ऊपर। हमें पता है कि जो 5 टेस्ट होते हैं उनकी एवरेज निकालने का तरीका कार क्या है कि सम ऑफ द 5 डिवाइडेड बाय 5। और यहां पे क्या था कि अगर मैं देखूं तो सम ऑफ 5 टेस्ट के अंदर जो छठे टेस्ट की वैल्यू है या सम है वो मेरे पास 76 की यहाँ पे गिवन है। तो S6 जो बन रहा है वो मेरे पास बेसिकली बन रहा है सम ऑफ 5 टेस्ट प्लस 70, क्योंकि खुद गिवन है कि 6 टेस्ट में ही स्कोर्ड 70 मार्क्स। तो सम ऑफ द 6 टेस्ट जो है वो मेरे पास बन रहा है सम ऑफ द 5 टेस्ट प्लस 70। तो मैं इसको यहाँ पे ये लिख लेता हूँ S5 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि एवरेज है ना, 6 नंबरों पे है, 6 टेस्ट तक की एवरेज तो 6 पे डिवाइड होगा। अब A5 आ जाएगा, ठीक है, -4। अब A5 की जगह पे आप A5 की वैल्यू को ओपन कर लो। A5 की वैल्यू बनती है S5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि वो 5 टेस्टों की एवरेज है। तो सम ऑफ द 5 टेस्ट डिवाइडेड बाय 5 -4। अब यहाँ पे पूछ रहा क्या है, पहले 5 टेस्ट की एवरेज पूछ रहा है, यानी बेसिकली A5 पूछ रहा है वो हमसे, A5 क्या है। तो मैं इसको ब्लैक में आगे करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ तक हमने इक्वेशन बना ली थी। मैंने कैसे इक्वेशन बनाई? मैंने 6 टेस्ट की एवरेज पुट की, वो 5 टेस्टों का सम प्लस छठे टेस्ट का स्कोर डिवाइड बाय 6 था। रिलेशनशिप गिवन था कि वो 5वां टेस्ट की एवरेज से 4 लेस है, तो उससे मैंने 4 माइनस किया। 5 टेस्ट की एवरेज क्या होती है? S5 डिवाइडेड बाय 5, बीच में से हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड पे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेरे पास 5 टेस्ट का सम आ जाएगा और उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 टेस्ट की एवरेज आ जाएगी। तो अकेला नंबर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 ही आएगा मेरे पास। एलसीएम 5 यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम -20 एंड S5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे। जब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे, मैं बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम है मेरे पास। तो ये 5 जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जो 5 है ना ये यहाँ आ जाएगा और ये 6 यहाँ आ जाएगा, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 टाइम्स 6 S5 प्लस 5 7 जा 35, 350 हो जाएगा 70 के साथ। 6 इंटू S5, 6 टाइम्स द S5 माइनस 6 12 जा 6 2 जा 12 -120 हो जाएगा। ये मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। तो 5 टाइम्स S5 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, 6 S5 में से माइनस हो जाएगा। 6 में से जब 5 माइनस होगा तो राइट साइड पे सिर्फ S ऑफ 5 रह जाएगा और -120 है यहाँ पे। वहां जाकर क्या हो रहा है, -120 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो -120 वहां जाके 350 में ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 470। अब ये सम ऑफ 5 टेस्ट है, मेरे से उसने एवरेज ऑफ 5 टेस्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन में मैं वापस आऊं तो उसने एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 टेस्ट पूछी है, तो एवरेज निकालना मैंने बताया है कि सम को सम करने के बाद जितने वो टेस्ट हैं उनको 5 से डिवाइड कर लो। तो उसको आप 5 से सिंपली डिवाइड कर लोगे। 5 1 जा 5 9 जा 45, 2 बचा और 20 हो गया, तो 5 4 जा 20, सो 94 आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और बैरिया के नजदीक जो डिफिकल्ट 20% क्वेश्चन है उसमें डिफिकल्टी लेवल इसी तरह का होता है जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर दूं ताकि जगह आपके पास क्रिएट हो जाए। सो अच्छा जी, कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 83।
अगेन वेरी बैरियर ओरिएंटेड क्वेश्चन, बैरियर एयर या इस लेवल के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो दो नंबर्स का सम जो है वो 83 है। कहता है इफ वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, हाँ इट इज टू मोर देन द डबल ऑफ द, यानी ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर है। तो पहले हम कहते हैं कि दो दो नंबर, उनमें से एक नंबर एक्स दूसरा वाई, तो एक्स प्लस वाई है 83। अब देखो कि एक नंबर जो है, ठीक है ना, सो वन नंबर इज टू मोर, यानी लेट्स से वाई जो है वो एक्स के ट्वाइस से, यानी अदर नंबर के ट्वाइस से टू ज्यादा है, एक्स के ट्वाइस से टू ज्यादा है, इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर। फिर बता रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम में आपने स्टेटमेंट के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। अच्छा बेटा, बाकियों को भी मेरी आवाज में कोई जिटर आ रहा है? हुजैफा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फरहान आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी सर क्लियर। अच्छा 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 बेटे, ये हुरिया ने पूछा है मेरे से क्वेश्चन, तो बेटा ये आपके एंड पे शायद इंटरनेट का इशू ना हो, इंटरनेट को रिस्टार्ट करवा लेना। अभी जब क्लास के बीच में एक छोटा सा ब्रेक आएगा तो आप बेशक इंटरनेट को रिस्टार्ट करवा लेना। आपकी तरफ थोड़े सिग्नल वीक है जिसका जिटर आ रहा है आपको। अच्छा एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फिर बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को आवाज अटक के आ रही है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 83, दोनों नंबर्स का सम मैंने 83 ले लिया। आगे वो कहता है वन नंबर लेट्स से वाई इज ट्वाई इज टू मोर, इज टू मोर, तो प्लस टू की वजह से मैंने टू मोर के लिए मैंने प्लस टू किया, इज द ट्वाई देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, एक्स के डबल के। तो बताओ नंबर्स क्या हैं, दो इक्वेशंस बन गई, अब नंबर्स के लिए सॉल्व कर लो। बल्कि सॉल्व करने के लिए इजी काम है कि वाई की यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर लेता हूँ मैं। तो वाई की वैल्यू तो 2x प्लस टू वो पुट कर ली मैंने यहाँ पे, 83 के लिए मैंने सॉल्व कर लिया, 83 में से 2 माइनस करूंगा पीछे आ जाएगा 81। सो इधर हो जाएगा x में 2x ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और ये 2 जाके 83 में से माइनस होगा तो 81 में आ गया था। 3 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो एक नंबर 27 है, दूसरा नंबर यहाँ पे डाल के निकाल लेना, जरूरत नहीं है टाइम बचा लेना पेपर में, क्योंकि 120 मिनट्स में वहां पे 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये देखो इसी के अंदर 27 की चॉइस है और दूसरा नंबर इसके डबल से 2 बड़ा है, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 54, साथ 2 ऐड कर लोगे तो वैसे ही 56 बनता है। तो ये राइट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर डी। अगेन अगला क्वेश्चन भी, ये इवन जिन लोगों ने अगर नस्ट का एनईटी दिया था तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां पे भी आया हुआ है, ठीक है। जो सोशल साइंसेज का टेस्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग वाला जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है, जो सोशल साइंसेज में जहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट है वहां पे ये क्वेश्चन आता होता है। और ये क्वेश्चन हम बचपन से करते हुए भी आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कहता है एक्स की जो वैल्यू है डैट इज 3 माइनस टू अंडर रूट टू, पूछ रहा क्या है, पूछ रहा है एक्स स्केयर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सो पहले तो मैं 1/x निकालूंगा, 1/x निकालने के लिए मैं 1/3 माइनस टू अंडर रूट टू कर लेता हूँ। अब बचपन में एक स्टेप कहते थे रैशनलाइजेशन का, रैशनलाइजेशन में क्या कहते थे, अंडर रूट वाले के साथ जो साइन था उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे रैशनलाइज कर लो। तो 3 × 3 प्लस टू अंडर रूट टू कर लूंगा, डिवाइडेड बाई 3 प्लस टू अंडर रूट टू कर लूंगा। ऊपर आ जाएगा 3 प्लस टू अंडर रूट टू, नीचे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ऊपर तो वही आ जाएगा 3 प्लस टू अंडर रूट टू, नीचे आ जाएगा a का स्केयर 9, b का स्केयर करोगे तो 2 का स्केयर 4 और अंडर रूट 2 का स्केयर होगा 2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1। अच्छा यूजुअली ऐसे केसेस में नीचे 1 ही बन रहा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो यूजुअली 1 ही बन रहा होता है। तो मेरे पास 1/x आ गया 3 प्लस टू अंडर रूट टू। तो मेरे पास x ये गिवन था, मैंने 1/x ये निकाल लिया। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे करूँ, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं। तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, x में 1/x को ऐड कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू थी मेरे पास 3 माइनस टू अंडर रूट टू, और 1/x की वैल्यू है 3 प्लस टू अंडर रूट टू, प्लस अंडर रूट टू, टू अंडर रूट टू और माइनस टू अंडर रूट टू विल गेट कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा 9। लेकिन भाई साहब हमसे x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं पूछ रहा, एक्स स्केयर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोनों तरफ होल स्केयर करूंगा, दोनों तरफ होल स्केयर करूंगा, लेफ्ट साइड पे होल स्केयर करूंगा तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ये x जो है, ये जो x है ये मेरा a है, ये 1/x जो है ये मेरा b है। और दूसरी तरफ मेरे पास बना 9 का स्केयर 81, x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2, ये 2 दूसरी तरफ ले जाएंगे और माइनस कर लेंगे,
ठीक है। और एक मैंने मिस्टेक की ना यार, बताया नहीं आप लोगों ने, 3 और 3 का सम 6 था ना, 3 और 3 का सम 6 था, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 था। तो ये 81 ही पड़ा हुआ राइट साइड के ऊपर, ठहरो उसको करेक्ट कर लो, राइट साइड के ऊपर आपके पास 36 पड़ा हुआ है। ठीक है, सो राइट साइड पे 36 पड़ा हुआ था। एनीवेज, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 वहां जाएगा, सॉरी एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, 2 वहां पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, 36 में से 2 माइनस होगा तो 34 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 34 आ गई। तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे, जहां पे क्वेश्चन में सिर्फ वो एक्स प्लस 1 एक्स होल स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू, कि उसने क्या कि उसने जो है वो एवरेज स्पीड निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, सिंपली आप टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम कर दोगे। अब टोटल डिस्टेंस तो है मेरे पास इस क्वेश्चन में कि 50 माइल उसने पहले कवर किए हैं, 50 माइल उसने बाद में कवर किए हैं, ये वाले। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो 100 माइल है, टोटल टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम निकाल लेते हैं। हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, टाइम विल बिकम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो पहले भी 50 थे और 50 की स्पीड थी, तो माइल्स पर आवर है, तो यानी एक बचा, तो 1 घंटा वो था। अच्छा, जो बाकी 50 माइल्स हैं उसमें उसकी स्पीड जो थी, ये टाइम 1 है, जो पहले स्पीड का टाइम है। दूसरी स्पीड का टाइम कितना था, उसमें भी डिस्टेंस तो 50 था लेकिन स्पीड उसने लगाई जरा ज्यादा, 75 हो गया। 5 10 50, और 5 1 5, 2 और 5 25 15 हो गया। फिर अगेन 5 से काटूंगा, 2/3 ऑफ आवर आ गया। तो टोटल टाइम मेरे पास हो जाएगा 2/3 प्लस 1, एलसीएम ले लूंगा मैं, 3 उधर चला जाएगा ऊपर, 3 1 3, 2 प्लस 3 करूंगा मैं डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 5/3। तो टाइम है मेरे पास 5/3 आवर्स। टोटल डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 5/3 से इसको मैं डिवाइड कर लूँ। अब टोटल डिस्टेंस आ चुका है 100 माइल्स है, फिर बता रहा हूँ टोटल टाइम आ चुका है, 5/3 से डिवाइड करूंगा। 100 को जब 5/3 से डिवाइड करेंगे, 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 100 आ जाएगा, 300 डिवाइड बाय 5 करूंगा मैं, 5 6 और 0 आ गया। तो 60 माइल्स पर आवर की स्पीड जो है वो उसने एवरेज बनती है, अगर वो 2 घंटे लगातार चलती है, 100 माइल्स का डिस्टेंस करती है, और पहले 50 माइल्स की और बाद में 75 माइल्स की स्पीड रखती है। सो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा सॉल्विंग जिसके अंदर थी। ठीक है, अगेन मैंने अपने टेस्ट में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हुए हैं, वहां पे सिर्फ 20% डिफिकल्ट होंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग या ओवरऑल ही, क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं होता बैरियर का टेस्ट। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन उनको चाहिए, तो बहुत ज्यादा विगरस सॉल्विंग नहीं होती। मैंने फिर भी थोड़ी सी मुश्किल चीजें इसलिए करा दी ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला नहीं है, ये समझ के करने वाला सवाल है, आपकी ट्यूशन का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। देखो, कहते हैं दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, जिनको ऐड करता हूँ जी आता है। एग्जामिनर आपको कह रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी, और कहते हैं एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, क्या, सॉरी 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 उल्टा बोल गया मैं, क्या वाई एक्स से बड़ा है, क्या जी एक्स से बड़ा है, क्या 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स से बड़ा है। अच्छा देखो, डेफिनेटली दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं। अगर दो नंबर लेट से जी 100 है, 50 है, एक दूसरा भी 50 है और जी वो 100 बना रहे हैं, दोनों नंबर में से कोई एक बड़ा भी हो सकता है, दोनों नंबर में से कोई एक पहले वाला बड़ा हो सकता है और दूसरे वाला छोटा हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनलिमिटेड मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि पहला बड़ा है या दूसरा उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये मैं 100% श्योर नहीं हूं। हाँ, एक बात देखो, एक्स और वाई का सम मिलके जी बना रहा था, तो उसमें से अगर एक नंबर आप एक्स उठाओगे तो वो डेफिनेटली जी से छोटा होगा, डेफिनेटली जी से छोटा होगा, क्योंकि एक्स में साथ वाई ऐड होके जी बन रहा है। अनलेस, और वाई और जी दोनों पॉजिटिव नंबर है, जीरो तो है नहीं है या नेगेटिव नंबर तो है नहीं है, तो वाई को पॉजिटिव नंबर ले रहा है, तो एक्स में वाई ऐड हो रहा है तो जी बन रहा है, तो इसका मतलब है कि अकेला एक्स जी से छोटा होगा। तो ये बात तो ऑलवेज ट्रू है, तो ये जो चॉइस 2 है ये तो दुरुस्त है। अब आते हैं तीसरी बात पे, यहाँ की रीजनिंग पे देखते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है, जब जी एक्स से बड़ा है तो जी का ट्वाइस भी तो एक्स से बड़ा होगा ना। इसका मतलब है वी आर श्योर अबाउट दीज टू सिचुएशन या कंडीशन के, ये तो हमेशा ट्रू होंगी। एक्स और वाई में से कौन एक दूसरे से बड़ा है वो हमें पता नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों में से एक पहला बड़ा दूसरा छोटा भी हो सकता है। तो ये जो है, वी वर नॉट श्योर अबाउट दिस कि एक्स वाई से बड़ा है या वाई एक्स से बड़ा है। ठीक है,
तो हमें इसके बारे का नहीं था पता, लेकिन ये दो बातें हमें स्टेटमेंट से क्लियर नजर आ रही हैं। तो चॉइस नंबर 2 एंड 3 ओनली जो है यहाँ पे करेक्ट चॉइस बनती है ऑप्शन डी। तो फर्स्ट मैंने डिस्कार्ड कर दी, फर्स्ट वाली नहीं बनती, फर्स्ट के बारे में हम श्योर नहीं है, तो ऑप्शन डी वो द राइट चॉइस है। अच्छा, दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15 में कहता है आपके पास के एक गाड़ी है जो कि 15 माइल्स आपको कवर करती है 1 गैलन ऑफ अ गैस में, अगर आप उसको चलाते हो विद द स्पीड ऑफ 50 माइल्स पर आवर, ठीक है, और आपको देती है वो उसका 80% यानी माइलेज का 80% देती है अगर आप उसको 60 माइल्स की स्पीड पे चलाते हो। तो 15 का 80% देख लेते हैं, क्योंकि 60 की स्पीड पे चला रहा है वो, तो उसका 80% दे रहा है, तो 80% में कन्वर्ट करने के लिए 80% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड, 0 0 के साथ कैंसिल, 15 3 टाइम्स 5 से होगा, और ये 2 से हो गया, और ये 2 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 12, 3 4 जा 12। तो अगर आप गाड़ी को 50 माइल्स की स्पीड से चलाते हो तो वो 15 माइल्स करती है गैलन में, और अगर 60 की स्पीड से चलाते हो तो पता चला वो 12 माइल्स करती है गैलन में। अब सवाल क्या था, सवाल में कहता है अगर वो 60 की स्पीड से चलता है और 120 माइल्स चलता है तो ये बताओ कि कितने गैलन कंज्यूम करेगा। तो जब 60 माइल्स पर आवर की स्पीड पर चल रहा है तो 1 घंटे में वो कवर कर रहा है 120 माइल्स। 2 घंटों के लिए वो करे तो 120 माइल्स के लिए वो 2 घंटे चलेगा, यानी इसका आप ट्वाइस कर दोगे, यानी वो 2 गैलन ले रहा है। तो इन अदर वर्ड्स आपका चॉइस ए जो है वो आपका ऑप्शन है। फिर बता रहा हूँ, 60 माइल्स कवर कर रहा था वो 1 गैलन में, 120 माइल्स कवर करनी है ना भाई। तो जब 1 माइल्स में 12 गैलन वो ले रहा है, यानी वो 12 गैलन ले रहा है ऑफ द गैस, ठीक है, फिर वो 12 माइल्स कवर कर रहा है इन 1 गैलन ऑफ द गैस, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 120 का मतलब है कि वो ट्वाइस जो है वो गैलन लेगा, तो 2 गैलन आंसर आता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बीच में अटक गया क्योंकि मेरा ध्यान किसी और तरफ चला गया था। तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फिर भी कुछ इशू हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि मिस टेलर ने स्टॉक्स बाय किए हैं $1500 के, और एंड सोल्ड टू द थर्ड ऑफ इट आफ्टर इट्स वैल्यू इज डबल्ड। तो उसमें से उसने 2/3 बेच दिए हैं जब उनकी वैल्यू डबल हुई है। तो पहले यहाँ तक रुक जाते हैं, 1500 का 2/3 निकाल लेते हैं, 3 5 जा 15, 500 हो जाएगा, 500 टू $100, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 500 टू $1000। तो उसने जो $1000 के स्टॉक्स हैं वो डबल प्राइस पे बेचे हैं, यानी जो $1000 के लिए थे वो उसने बेचे, $1000 के लिए थे वो उसने बेचे $2000 के, यानी $2000 के बेचे उसने। अच्छा, शी सोल्ड द रिमेनिंग एट द प्राइस ऑफ 5 टाइम ऑफ इट्स परचेज। तो $1500 में से, $1500 में से $1000 के बेच चुकी है, पीछे रह गए $500 के स्टॉक्स, उसको उसने बेचा 5 टाइम्स ऑफ द प्राइस पे। 5 टाइम्स ऑफ द प्राइस का मतलब है 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो उसने बेचे हैं $2500 के। तो टोटल जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया, $2000 यहाँ पे हो गया, $2500 यहाँ पे हो गया, दैट इज $4500। बाय कितने के किए थे उसने, $1500 के। प्रॉफिट पूछ रहा है, तो एक चीज जितने की बेची है जितने की पड़ी थी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाता होता है। भाई एक चीज मैं 100 रुपीज की लेता हूँ, 20 की बेचता हूँ, तो 20 रुपीज प्रॉफिट है। अब यहाँ पे उसने टोटल जो सेल जनरेट की वो $4500 की करी, क्योंकि ये वाला बेचा था उसने $1000 की चीज $2000 की बेची, और $500 वाली चीज उसने बेची $2500 की। तो टोटल रेवेन्यू हुआ 2500 प्लस 2000, दैट इज $4500, और पड़ा था उसको $1500 का। तो $4500 में से $1500 को जब आप माइनस करोगे तो पीछे प्रॉफिट उसका बचा, दैट इज $3000। तो उसने कमाए हैं $3000, तो ये उसका टोटल प्रॉफिट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of a rectangle is increased by 20% and its width is decreased by 20%, then its area is। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना तुम लेंथ और ब्रेथ वगैरह को 100 या 20 वगैरह ऐसे ले लिया करो, या 10 ले लिया करो, वो हमारे लिए आसान होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेक्टेंगल था। अच्छा, वैसे तो हर स्केयर भी रेक्टेंगल ही की फॉर्म में होता है, क्योंकि उसकी भी 4 साइड्स हैं, लेकिन हर रेक्टेंगल स्केयर नहीं होता, क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड सेम होती है, स्केयर में तो चारों होती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सपोजिडली इसको स्केयर ही ले लेता हूँ, एक टिप दे रहा हूँ, पेपर में आसानी करेगी। तो इसकी जो लेंथ थी, लेट से पहले 10 थी, फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ भी पहले 10 थी, तो पहले इसका एरिया था 100, क्योंकि एरिया क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ, तो 100 आ गया 10 इंटू 10। अब क्या कह रहा है, लेंथ को उसने बढ़ा दिया 20%, तो 10 का 20% 2 होता है। क्यों,
सिखाया है, बहुत ज़्यादा आज परसेंटेजेस कराई, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने गिला किया कि परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा आई थी, तो 2 बचता है पीछे। तो इशू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा नया एरिया, नया लेंथ आ जाएगी 12 और विड्थ डिक्रीज हो गया 20%, तो 10 का 20% 2 है, तो नई विड्थ हो जाएगी 8, तो नई लेंथ 12 है, नई विड्थ 8 है। अब एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 इंटू 8 करो, 12 8 इज 96। ठीक है, तो पहले जब लेंथ और ब्रेथ को ओरिजिनल रहने दिया था तो एरिया आता है 100 स्क्वायर यूनिट्स, अब आ रहा है 96 स्क्वायर यूनिट्स, तो डिक्रीज हो गया ना 4% का। कब? जब लेंथ बढ़ा दो 20% और विड्थ कम कर दो 20%। ठीक है जी, इजी था ये, ना समझ आया तो दोबारा देख लेना और पूछ भी लेना। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ इट इज 250 माइल्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बॉस्टन। अच्छा, न्यूयॉर्क से बॉस्टन का जो डिस्टेंस है दैट इज 250 माइल्स। अच्छा जी, एंड 120 माइल्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू हैटफोर्ड। न्यूयॉर्क से हैटफोर्ड का जो डिस्टेंस है वो है 120 माइल्स। कहता है परसेंटेज डिस्टेंस बता दो न्यूयॉर्क टू बॉस्टन की, तो द डिस्टेंस ऑफ न्यूयॉर्क टू हैटफोर्ड। तो परसेंटेज निकालनी है, कुछ भी नहीं है, 120 बाय 250 इंटू 100, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 और क्या बचा 20 24, तो 48% आ गया। तो पता ये चला कि इन दो सिटीज न्यूयॉर्क और बॉस्टन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 48% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क और हैटफोर्ड का डिस्टेंस। 48 इज योर राइट चॉइस। तो ये सिंपल था। कहता था सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 3 सेंटीमीटर इज। सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, जो उसकी साइड्स बाहर वाली है ना, उनके बाहर का जो सरफेस है उनका एरिया निकालना है। तो ये क्यूब मैंने ड्रॉ किया, हमने इस फेस का एरिया, पिछले फेस का एरिया, टॉप फेस का, बॉटम फेस का, इस फेस का एरिया निकालना है। तो ये क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 1 टॉप वाला, 2 ये पीछे वाला, 3 ये नीचे वाला, 4 ये साइड वाला, 5 ये फ्रंट वाला और 6 इस साइड वाला। तो 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, और क्यूब की हर साइड स्केयर फॉर्म में होती है, स्केयर फॉर्म में होती है। तो स्केयर की एक साइड, क्यूब की एक साइड जब 3 है तो स्केयर का एरिया क्या होता है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी एक्स स्केयर होता है। सो 9 हो जाएगा एक सरफेस एरिया। तो 6 चूंकि इसके फेसेस हैं, 6 सरफेसेस बनते हैं, तो 9 इंटू 6 करोगे 54 जाएगा, तो 54 सेंटीमीटर करेगा। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, सॉरी 90 क्या कहूँ, एक एंगल 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, बताओ तीसरा एंगल कितना होगा। भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो पहले दो जब 30 और 60 है, तो जो थर्ड एंगल है वो कितना आएगा, दोनों को सम करो, 90 90 को 180 में से माइनस कर दो, तो तीसरा एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स का सम इज ऑलवेज 120 डिग्री। तो यहाँ पे तीसरा एंगल बनेगा हमारे पास 90 डिग्री बना। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है द रेशो ऑफ ए टू बी 3:4। ए और बी की जब आप रेशो लेते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है जी 3:4 आ रहा है। कहता है अगर बी की वैल्यू 12 है तो ए क्या है, ये भी बड़ा आसान है। सो ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:4 है। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ए बाई बी 3/4 है, बी क्या है 12 है, बी की जगह पे आप 12 पुट कर दोगे, 12 उधर चला जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, ए आ गया 9। ये भी क्वेश्चन सिंपल था। तो रेशो इतना मुश्किल नहीं होता, सिंपल होता है, फिर भी क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना। अब आगे आते हैं, सिंप्लीफाई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया ना कुछ बीच में बड़े इजी आते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें 120 मिनट्स हैं और 50 जब क्वान्टिटेटिव है तो 1 घंटा क्वान्टिटेटिव का। मैंने तो फिर भी कुछ थोड़े क्वेश्चन ऐसे कराए कि तो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, ताकि अगर डिफिकल्ट आ जाए तो मसला ना हो। तो 4/5 में से 1/5 करेंगे, दोनों नंबर जब डिनोमिनेटर में सेम हो तो वही एलसीएम आ जाता है 5, ऊपर सिंपली 4 - 1 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 1 जा 5 है, सेम एलसीएम आया है। सो ये आ जाएगा 3/5। 3/5 पड़ा हुआ है चॉइस पे, हाँ ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं, अगेन उसी तरीके का है जैसा पहले करवाया है। 23 जो है, ये पीछे क्वेश्चन गुजरा है अभी रिसेंटली, 2-3 क्वेश्चन पहले, बिल्कुल उसके जैसा है। कहता है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड एंड विड्थ इज हाफ। कहता है अगर रेक्टेंगल की लेंथ को डबल कर लिया, विड्थ को हाफ कर लिया, तो बताओ एरिया क्या होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है एल, जिसकी विड्थ है बी, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ को डबल कर दिया, जब लेंथ डबल हो जाएगी तो नई लेंथ बनेगी 12 और
विड्थ या ब्रेथ हाफ हो जाएगी, यानी विड्थ जो पहले डब्ल्यू थी, चलो डब्ल्यू कर लेते हैं, वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो नया एरिया क्या है, फिर अगेन एरिया में लेंथ इंटू विड्थ होगा। सो नई लेंथ है 12, नई विड्थ है W/2, 2 के साथ कैंसिल, लेंथ इंटू विड्थ ही रह गया। तो इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ा कब, जब लेंथ डबल कर दो और साथ ही विड्थ को आधा कर दो। तो रेक्टेंगल हो सकता है लेंथ डबल करने से लंबाई में ज्यादा हो जाएगा, लेंथ में विड्थ में आधा करने से यूं हो जाएगी उसकी शेप, लेकिन टोटल एरिया इस ट्राइंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का और इस रेक्टेंगल का सेम होगा, तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन, ठीक है। 2K/5 मैंने बताया ना, इजी और मीडियोकर डिफिकल्ट हर तरह के होंगे, तो इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। के की वैल्यू पूछा था, 5 8 जा 40, 2 2 जा 20 बचा, 20 कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा जी, कहते हैं 3x² की वैल्यू बताओ जब x 2 है। तो 3x² की वैल्यू बतानी है, 3x की जगह पे 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 4 जा 12, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, होते हैं ऐसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि इतना लंबा टेस्ट नहीं होता, 100 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट्स में। तो आगे चलते हैं, कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो जबकि उसकी बेस जो है 5 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताता चलूँ, ट्राइंगल के एरिया निकालना, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना, एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पेरीमीटर्स निकालना, तो इनके फॉर्मूला देख लेना, मैं तुम लोगों को क्लास के बाद भेज भी दूंगा। अच्छा अब ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद अ बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो एरिया जो होता है ना ट्राइंगल का, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस है यहाँ पे 5, हाइट है यहाँ पे 10, 2 1 जा 2 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। सो द राइट चॉइस इज 26। कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। थोड़ा सा सॉल्विंग वाला है। अच्छा देखो, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। होल नंबर्स का बता दिया ताकि पेपर में आ जाए तो याद रखो। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बनते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10। इनको सम कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इजी ट्रिक तो ये है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। सम करेंगे, सम करके देख लेते हैं इनको। सम करेंगे तो सम करके क्या बनता है इनका जी, ये बनता है 55 बन रहा है, मैंने तो किया है वैसे 55 बन रहा है, आप लोग भी कर लेना अपने एंड पे। तो 55 बन रहा है, तो एक तरीका कार तो ये है, हाँ तो आसान था, पहले 10 नेचुरल नंबर है, लेकिन जहां ज्यादा नंबर होंगे तो क्या करोगे, ये अरिथमेटिक सीरीज बनती है भैया, अरिथमेटिक सीरीज बनती है ये। अरिथमेटिक सीरीज के अंदर आपके पास क्या होता है, उसके अंदर आपके पास फॉर्मूला है AN=, A1 प्लस N-1 × D। और सम करना हो अगर, ये जो है ना, अगर इसमें आप n की जगह 10 पुट करोगे तो आपको 10th वैल्यू देगा, यानी A10 देगा, सीरीज की 10वीं टर्म देगा। और अगर इस फॉर्मूला में जो सम का लिखने जा रहा हूँ, अगर इसमें n की जगह पे 10 पुट करोगे तो ये पहली 10 टर्म्स का सम देगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 टू A1। ये वैसे जो फॉर्मूला शीट है उसके अंदर अवेलेबल है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो N-1/D है, ठीक है, N-1 × D है। अच्छा A1 क्या है यहाँ पे, A1 का मतलब होता है सीरीज की फर्स्ट टर्म, N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म या nth टर्म जो भी है, और D यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। देखो अरिथमेटिक सीरीज के अंदर टर्म्स ऐड होकर जनरेट हो रही होती हैं, जिस तरह यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स में 1 2 3, हर एक के अंदर 1 ऐड हो रहा है और अगली टर्म जनरेट होती जा रही है। तो कॉमन डिफरेंस D कैसे निकाला जाता है, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। तो इस इक्वेशन में, सॉरी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो D था वो था 2 - 1 या 3 - 2, हमेशा वो 1 ही रह रहा था। तो D था मेरे पास यहाँ पे 1, फॉर्मूला में 1 पुट कर लिया D की जगह। N कितनी नाम टर्म्स का सम करना था, फर्स्ट 10 का, तो 10 था, -1 अपनी जगह पे, यहाँ पे भी 10 पुट किया N की जगह पे, 10/2 टू A1 फर्स्ट टर्म 1 थी मेरे पास, तो 2 1 जा 2 प्लस कर लेंगे, सॉल्व कर लो, बाहर तो आ जाएगा 5, अंदर आ जाएगा 2 प्लस 11 9 जा 11 × 9 क्या बना, 99। ओहो मिस्टेक होगी ना, ये 1 है यार, ये 11 नहीं है, 1 लिखा हुआ मैंने, ठीक है, वो ब्रैकेट था। सो 1 × 9 9 हो गया ये मेरे पास, ठीक है। सो 5 × 2 + 9 इज 11, 11 5 = 55। ये 11 ही था, 1 था, फिर बता रहा हूँ, ठीक है, ये 1 था। तो उससे भी आंसर 55 ही आया। तो ये दो फॉर्मूला तुम लोगों ने देख लेने हैं,
ठीक है, जो फॉर्मूला शीट में सेंड करूंगा इंशाल्लाह क्लास के बाद, उसके अंदर हैं भी। तो ये तब लगाने हैं जब आपने एक सीरीज की टर्म्स को सम करना हो। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, उसको मैं रेड में करता हूं ताकि इस क्वेश्चन के साथ आपका मिक्स ना हो जाए। कहता है कि अगर ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बताओ ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 4 है, तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी जब ए की वैल्यू 3 है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले फॉर्मूला बनाते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इनवर्स का मतलब है एक बड़ा हो के दूसरा कम होगा, तो तब इनवर्स में एक ऊपर और एक नीचे लिखा जाता है। सो मैं क्या करूंगा कि पहले कांस्टेंट के कर लूंगा, ले आऊंगा यहाँ पे ताकि इक्वेशन बन जाए। अब के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू आ जाएगी बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी ए इंटू बी। ए क्या गिवन है 6, बी क्या गिवन है 4, तो के क्या आ रहा है 24। सो के आ रहा है 24। अब बताओ बी की वैल्यू कब, जब ए 3 है, ये पूछ रहा है। तो रिलेशनशिप तो वही रहेगा, रिलेशनशिप वही रहेगा, ए इज इक्वल टू के बाय बी, वही रिलेशनशिप रहेगा। तो ए की जगह पे 3 है, वो पुट कर लिया। के कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, एक क्वेश्चन के लिए 24 बी निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर कैंसिल कर दो तो बी आ जाएगा 8। तो सिंपली बी की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये सिंपल था, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन और रेड प्रोपोर्शन का 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाले ऐसे भी होते हैं अलजेब्रा वाले बैरियर के टेस्ट में, इजी है। 2 3 जा 6, 6x प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। 6x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो x आ जाएगा 2 सिंपली। तो ये सिंपल था, मैंने इसे जरा क्विकली सॉल्व कर दिया। कहते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी? तो फिथागोरस थ्योरम लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो कि कहता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जिनको ये भूला हुआ है उनके लिए बता दूं, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री वाले एंगल के सामने जो साइड होती है, उसके जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, नीचे वाली बेस होती है, और 90 के साथ जो एल्टीट्यूड होता है यानी हाइट होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो हाइपोटेन्यूज बताना है हमने। तो फिथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस ले लो 4 को, परपेंडिकुलर ले लो 3 को, या जिस मर्जी को जो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पड़ा हुआ है राइट साइड पे, हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो दोनों तरफ लूंगा अंडर रूट। तो यहाँ पे तो अंडर रूट लूंगा, एच बच जाएगा, और 6 और 9 को ऐड करूंगा 25 हो गया था, तो अंडर रूट 25 जब लिया तो वो आ गया 5। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इजी था, फिथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो ये फिथागोरस थ्योरम था, जगह नहीं बच रही, तो यहाँ पे फिथागोरस थ्योरम था 12 लिए, ठीक है, लिखने के लिए। अच्छा जी, कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताओ, किस किस का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताओ। कहता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताओ बताओ 18 और 24 का। क्वेश्चन नंबर 31 में एग्जामिनर तुम्हें कह रहा है कि 18 और 24 का जीसीडी बताओ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताना है तुमने। अच्छा, पहले तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 18 है ना, जीसीडी कैसे निकालते हैं? 18 किस किस टेबल में आता है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में आता है, फिर 3 में भी आता है, फिर हमारे पास आता है जी ये, इसके बाद 6 के टेबल में आता है, फिर 9 के टेबल में आता है, और खुद 18 के टेबल में आता है। अच्छा, 24 की बात करते हैं। 24 किस टेबल में आता है? 2 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 4 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है 24, 8 के टेबल में भी आता है 24, और 12 के टेबल में भी आता है 24, और उसके बाद खुद 24 के टेबल में आता है। तो अब देखो कि इनमें से कॉमन कॉमन कौन से हैं, कॉमन इनके डिवाइजर्स कौन से हैं। तो कॉमन डिवाइजर बनते हैं 2, 3 और 6। तो 2, 3 और 6 कॉमन डिवाइजर है, उनमें सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा जो कि कॉमन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछ रहा था ना, वो है 6। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो 31 का हो गया बी। आगे चलते हैं। कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 32 में एग्जामिनर कह रहा है आपको इसको कन्वर्ट करो टू फ्रैक्शन। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो 0.75 है, इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है। क्या करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट जब भी खत्म करते हो नीचे क्या लगता है 1, और पॉइंट के बाद जहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो लगाओगे। 5 के टेबल से या 25 के टेबल से कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा। तब तक कैंसिल कर दो, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाता। तो मैं 25 से कैंसिल कर देता हूँ। 25 3 75 और 24 5 4 5 25 4 इज 100। तो 3/4 आ गया, आप 5 से काट लेना, तब तक काट देना जब तक कटता नहीं है। ठीक है, तो 3/4 आएगा दोनों केसेस में। तो ये इजी था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। कहता है एलसीएम निकालो 4 और 6 का। हाँ,
क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आते हैं बीच में, तो ये भी आ सकता है। 4 और 6 का एलसीएम आप सबको लेने आता है, मैं फिर भी निकाल लेता हूँ। सो बैरियर का टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है बेसिक मैथमेटिक्स की। हाँ, एडवांस मैथमेटिक्स के जो 10 आते हैं वो भी 1 से 2 क्वेश्चन के सॉल्विंग है, जो कि कल के लेक्चर में कराऊंगा, और साथ फिजिक्स करवाऊंगा और एनालिटिकल बताऊंगा इंशाल्लाह। कल 3 घंटे की क्लास करेंगे इंशाल्लाह। तो 12, 2 और 4 और 4 12 आ गया एलसीएम। एलसीएम लेना तो सबको आता है, इसमें अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, कहते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 4, व्हाट आर द नंबर्स। सपोजिटली पहला नंबर x है, अगला y है, तो दोनों का सम क्या है, 16 है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है, गिवन है। बताओ नंबर क्या है, ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x आ जाएगा, हाँ 20, x आ गया 10, x आएगा 10, और y निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे, इसी एक में पुट कर लो, y आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 10 पुट किया पहली इक्वेशन में मैंने, y को रहने दो 16, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y जो है वो 6 आ जाएगा। अब राइट चॉइस ए नहीं है कि जल्दी में 6 और 10 इसमें भी है तो मैं लगा दूं, नहीं ये है, क्योंकि जब भी आप सोल्यूशन सेट लिखते हो तो पहले x का जिक्र करते हो फिर y का, तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे 10,6 है, नॉट 6,10 है, तो राइट चॉइस लगाना। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हो जाना टेस्ट के दौरान कि जी बड़ा इजी आया बस लगा दो 6/10। तो उसने जान के ट्रिक डाली भी है सवाल में, ताकि बच्चे सही आंसर निकाल के भी गलत करें, तो इस चीज से बचना है। पेपर में कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, आपके नर्व अपने कंट्रोल में होने चाहिए। 5/8 प्लस 1/4 कहते हैं, सिंपली सॉल्व कर दो, ठीक है। दोनों नंबर जब एक टेबल में आते हो और उनमें से बड़ा नंबर जो होता है फिर एलसीएम होता है, 4, और 4 जो है वो 8 के टेबल में आता है, तो 8 इसमें से बड़ा है, 8 ही एलसीएम आ जाएगा। शॉर्टकट टेक्निक बता दी, 8 1 जा 8 तो 5 को मिलेगा 1, बीच में प्लस है, प्लस आ जाए, 4 2 जा 8, ऊपर पड़ा है 1, 1 को मिलेगा क्योंकि 4 2 जा 8 है, 2 मिलेगा, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही ईजी था। आगे चलते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या। अच्छा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में आते हैं या अपने में आते हैं, तो 1 से आगे बात शुरू होती है। तो 2 जो है अपने से पीछे आने वाला नंबर 1 ही है, 1 के टेबल में आता है, और 2 1 जा 2 अपने टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर हुआ। 3, 3 से पीछे 2 नंबर गुजरते हैं, 1 और 2, तो 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, इसका मतलब है अपने से पीछे वाले 1 के अलावा किसी और नंबर में नहीं आया वो, तो ये भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में 2 नंबर्स बनते हैं, तो ये 2 में भी आता है 1 के अलावा। तो प्राइम नंबर वो है जो सिर्फ अपने टेबल में है और 1 के टेबल में है। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि वो इन तीनों में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो बहरहाल यहाँ पे पूछा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या, मैंने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दिया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो सिंपली 2 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है 15% ऑफ 20 क्या है। मैंने बताया हुआ है, या आप खुद कर लेना। मैंने बताया हुआ है कि सॉरी ऑफ 200 क्या है, 15% ऑफ 200 क्या है, तो मैंने बताया हुआ है कि परसेंटेज को नंबर में लेके जाना है, तो सिंपली उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दिया करो, और जब परसेंटेज का साइन खत्म करोगे तो नीचे आ जाएगा 100, ये उधर आ जाएगा, 2 5 जा 30, तो ये 30 आ जाएगा। ईजी था। अच्छा, अगर क्लास डिस्कनेक्ट हुई ना तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है, 10 मिनट्स के गेप के आपके बाद, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज, यानी B/G, बॉयज टू गर्ल्स की रेशो है 3/2। बताओ कि कितनी गर्ल्स हैं। अगर 18 बॉयज हैं तो बॉयज इस 5 में से, इस 5 में से 18 जो है वो बॉयज हैं, तो बतानी है गर्ल्स कितनी है। तो हमें पता है रेशो क्या होती है, बॉयज रेशो गर्ल्स, अगर यहाँ ले रहा हूँ तो दूसरी तरफ भी बॉयज रेशो गर्ल्स लूंगा, तो 3/2 है। यहाँ पे बॉयज कितने हैं 18, गर्ल्स बतानी है x। कैसे निकालते थे परसेंटेज, ओ सॉरी रेशो को कैसे सॉल्व करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। किनारे वालों का प्रोडक्ट इक्वल कर दो सेंटर वालों के प्रोडक्ट के, मीन्स के प्रोडक्ट के, तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू 18 आ जाएगा 36, कैंसिल कर दो। एक्स थी गर्ल्स की तादाद, वो है 12, तो 12 आ गया, सिंपली रेशो से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, आगे कहता है y/3 + 1 जो है डैट इज इक्वल टू 5। तो बताओ y की वैल्यू क्या है, सिंपली y/3 + 1 इज इक्वल टू 5 है, सॉल्व कर लेंगे, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे 4 आ जाएगा, y/3 है, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू 12 आ गई। सो ये इजी था, तो जहाँ इजी था वहां पे मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। कहते हैं पेरीमीटर बताओ रेक्टेंगल का क्या होता है। देखो बच्चों, किसी भी फिगर की जो साइड्स होती हैं उनको सम करें तो पेरीमीटर बनता है। एक रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं, ये विड्थ है, ये भी विड्थ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है,
तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो सारी साइड्स का मैंने बताया क्योंकि सम है, तो वो होगा W प्लस एल, फिर दोबारा ये वाला W प्लस एल, इन अदर वर्ड्स जो होता है 2W प्लस 2L, या फिर 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का याद रखना वो होता है ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ गिवन है हमारे पास 8, विड्थ गिवन है 6, साइडों का सम है ना, सारी साइड्स की लेंथ का सम है। तो 2 8 और 6 14, 14 2 28 आ गया, तो पेरीमीटर आ गया इसका 28। सो यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, ये है। सो पेरीमीटर 28 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आप सबको आती ही होगी लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। आप इसका और एक्स स्क्वायर वाले का टेबल पढ़ते हो, इसका कोफिशिएंट है 1, 6 1 जा 6, 6 के ऐसे बनाने हैं कि 5 आए, 6 1 जा 6, 6 और 1 का डिफरेंस भी 5 आता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 और 3 भी 5 आता है। तो यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है तो मैं 2 और 3 को ले लेता हूँ, तो 2 3 जा 6 होता है और 2x और 3x को ऐड करेंगे तो 5x बनता है। तो मिड टर्म ब्रेक कर लिया मैंने। जिसको मिड टर्म ब्रेक में भी इशू हो तो मैसेज कर लेना, बाद में पूछ लेना मेरे से। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गाइड कर दूंगा, x माइनस 3 x माइनस 2। वैसे तो ये बिल्कुल एलिमेंट्री क्लास का मैथ्स है, होना नहीं चाहिए इशू में। तो एक x आ जाएगा 3 और दूसरा x आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू है 2 एंड 3। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट चॉइस। अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में कहता है कि सरकमफेरेंस बताओ सर्कल का क्या है जबकि उसका रेडियस, सॉरी सरकमफेरेंस सर्कल का 31.4 है जब उसका रेडियस बता दो। सरकमफेरेंस क्या होता है, एक सर्कल है ना यूं, तो ये जो सर्कल का आउटर बाउंड्री है ना, इसकी जो डिस्टेंस है सारा, ये सारे का सारा आपका सरकमफेरेंस होता है। यानी मैं यहाँ से चला और पूरा सर्कुलर पाथ घूम के वापस यहाँ आया तो जो डिस्टेंस कवर करूंगा सरकमफेरेंस है, ये आएगा 2πr। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2π इंटू आर, आर के रेडियस सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक। तो सरकमफेरेंस गिवन है 31.4, पुट कर लेते हैं, 2 रहने दो। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू आर, आर निकालना है। अच्छा 3.14 को 31.4 से डिवाइड कर दो पहले, तो वो से 10 टाइम बड़ा 10 आ जाएगा, 2 आर रह जाएगा, 2 को कैंसिल कर दो, आर आ जाएगा 5। यहाँ मैंने क्या किया 3.14 से डिवाइड किया है 31.4 को, तो 31.4 जब डिवाइड होगा 3.14 से तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे रह गया था ट्वाइस द आर, तो कैंसिल किया था आगे तो आर 5 आया, साथ कर भी दिया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 44 में कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है इट इज 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ। अब इसके केस में लेंथ भी उतनी होती है, क्यूब के केस में विड्थ भी उतनी होती है, ब्रेथ भी उतनी होती है। मैंने आपको बताया भी था, मैं थोड़ा सा जरा अगर क्लियर क्यूब ड्रॉ करूं तो मैंने बताया था कि इसकी लेंथ सेम है। तो जो लेंथ है यहाँ पे वही इसकी विड्थ है, वही इसकी हाइट है। ठीक है, ये हाइट है और ये इसकी विड्थ है। सो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो ये हो जाता है एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। सो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जो वॉल्यूम है वो 27 गिवन है, दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लोगे, यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लो, यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लो। सो ये तो रह जाएगा x की पावर 1, ये रह जाएगा 3 का क्यूब की होल पावर 1/3, कैंसिल, तो x आ जाएगा 3। सो x यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ इट साइड क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। सो ये इजी था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि k प्लस 2/k की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 3 है। तो बताओ k की वैल्यू क्या है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेंगे, जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो के ही एलसीएम आएगा और ये के यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये आ जाएगा 3k, 3k को मैं ले जाता हूँ दूसरी तरफ। तो शफल करने के बाद ये आएगा के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर मानेंगे 3 आए तो 2 1 जा 2 ही होता है, 2 और 1 को ऐड करो तो 3 आता है। तो ये आ जाएगा -2k माइनस 1k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई विल टेक द के कॉमन, सो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 2, यहाँ पे लूंगा -1 कॉमन ताकि यहाँ पे भी आ जाए k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज k माइनस 2 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
सो 1k इज 2 एंड द अदर k इज +1. सो 2,1 जो चॉइस बन रही होगी, यानी ये है ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इट. ठीक है, आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट में कह रहा है, कहता है कि ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ए को बढ़ाते हैं दूसरा भी बढ़ता है, तो दोनों को ऊपर रख के इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन बनेगी ए इज इक्वल टू के इंटू बी. कहता है जब ए 4 है बी 5 है. ठीक है, तो पहले के निकाल लेते हैं. ए 4 है, गिवन कंडीशन से हमेशा ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले होंगे, तो गिवन कंडीशन से हमेशा कांस्टेंट निकाल लेना इक्वेशन बनाने के बाद. कांस्टेंट वही रखना, और फिर जो बाद में गिवन क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है. तो के आ जाएगा 4/5, 4/5. अब यहाँ पे ए निकालना है, अगेन यही आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के बी. ए निकालना है जब के 4/5 है और बी जो है वो 10 है. 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा. सो ए की वैल्यू आ जाएगी 8. सो दिस वाज इजी. सो इसमें हमेशा याद रखें, के निकालें, के निकाल के आगे सॉल्व कर लें. अच्छा, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये सॉल्व कर लेना, क्योंकि काफी सारी हमने आज सॉल्व की हुई है. आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर. कहता है इफ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, व्हाट परसेंट डज द एरिया इज इंक्रीज्ड. अच्छा, लेट्स से एक स्क्वायर है, पहले उसकी साइड थी 10, तो हर साइड 10 ही होगी, तो पहले उसका एरिया था 10 इंटू 10. लेंथ इंटू विड्थ किया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100. 50% निकाला, बढ़ा दिया सॉरी, तो 10 का 50% इंक्रीज का मतलब है वो 5 बढ़ जाएगा. तो 5 जब 50% इंक्रीज करेंगे तो ये 5 बढ़ेगा 50% इंक्रीज पे, यानी नई नया जो साइड बनेगी वो 15 की बनेगी. सो 15 इंटू 15 आ जाएगा 225. तो पहले था एरिया 100, अब हो गया 225. कितने का इंक्रीज आया, 125% इंक्रीज आया. जान के फिर ट्रिक में उसने 225 लिखा हुआ है. 225 तो नया एरिया भाई, एरिया का इंक्रीज पूछ रहा है 125% है. अच्छा, एक टिप देता चलो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. कुछ स्केल्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि हेल्प करते हैं ये क्वांटिटेटिव में. 7 का स्केयर याद रखना है आपने, 8 का स्केयर याद रखना है, 9 का रखना है, 10 का तो आपको आता ही है, 11 का स्केयर, 12 का स्केयर, और 13 का स्केयर, 14 का स्केयर, और 15 का स्केयर. ये स्केयर आप लोग याद रखना. ठीक है, पेपर में हेल्प आउट करते हैं. तो 7 का स्केयर 49 होता है, 8 का स्केयर 64, 9 का 81, 10 का 100 पता है आपको, 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर इज 144, 13 का स्केयर इज 169, 14 का स्केयर इज 196 होता है शायद, हाँ वो यही होता है. 15 का स्केयर होता है 225 अभी किया. और एक आखिरी स्केयर याद रखो, वो भी कहीं काम आ सकता है इंटरेस्ट टेस्ट में, खासकर क्वान्टिटेटिव में, कि 16 का स्केयर 256 होता है. तो ये कुछ कॉमन स्केयर है जिनकी वैल्यूज आपको याद हो, ताकि कैलकुलेशंस करने में आपके लिए क्विकली काम हो जाएगा. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 में एग्जामिनर पूछा 2 का क्यूब इंटू हुआ है, इंटू हुआ है 3 का क्यूब, 3 का स्केयर सॉरी, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्केयर. 2 का क्यूब इज 8, 3 का स्केयर 3 3 9, 8 9 72. सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50. कहता है कि द साइड्स आर 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज. अच्छा, अगर किसी एक ट्राइंगल में एक साइड का स्केयर इक्वल हो बाकी दो साइड के स्केयर्स के सम के, तो ये कंडीशन है राइट एंगल ट्राइंगल की. इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइडें बराबर होती हैं. अगर एक ट्राइंगल होता है जिसकी एक साइड भी 3, अगली भी 3, तीसरी भी 3 होती, तो मैं कहता है इक्विलेटरल है. इक्विलेटरल तो है नहीं है. राइट एंगल की कंडीशन मैंने बता दी, किसी एक साइड का स्केयर बाकी दो साइड के स्केयर्स के सम के बराबर, तो वो राइट एंगल होता है. आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई सी दो साइड्स बराबर होती है, यानी अगर एक साइड होती 3, अगली भी 3 होती, अगली 5 होती, तो हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और स्केलीन में नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, यानी 3 और 4 और 5 यहाँ पे है, तो ये स्केलीन तो है लेकिन ये राइट एंगल है असल में. तो स्केलीन में कोई भी साइड बराबर नहीं होती, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल है. कैसे पता चला, आप ये देखो 5 का अगर आप स्केयर करो, एक साइड का स्केयर इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्केयर ऑफ द अदर टू साइड्स के. तो अदर टू साइड्स 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर है, तो 5 का स्केयर होता है 25, 16 प्लस 9, तो ये 25 इक्वल टू 25 है. तो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे चेक किया जा सकता है,
कि किसी एक साइड का स्केयर, जब हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर का नहीं पता, तो किसी एक साइड का स्केयर इक्वल है स्केयर ऑफ द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द अदर टू साइड्स के, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट चॉइस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की है। और बता दिया मैंने आपको, इक्वेटर में तीनों साइडें बराबर होंगी, आइसोसेलेस में कोई सी दो साइडें बराबर होंगी, राइट एंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होगा, और स्केलीन में कोई साइड बराबर नहीं होगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल था। वैसे ये स्केलीन भी अगर देखा जाए, क्योंकि कोई साइड बराबर नहीं है, लेकिन उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। ठीक है, वो 90 डिग्री से एंगल्स का इशू आता है उसके अंदर। तो इक्विलेटरल में तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं जब तीनों साइड्स बराबर हैं, और आइसोसेलेस में कोई सी दो साइड्स और कोई सी दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अ टाइपिस्ट कैन टाइप 60 वर्ड्स पर मिनट। एक टाइपिस्ट की टाइपिंग स्पीड कितनी है कि वो 60 अल्फाज लिखता है एक मिनट में। ठीक है, सो 60 की टाइपिंग स्पीड है एक टाइपिस्ट की। कहता है कितने टाइपिस्ट हमें चाहिए होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन हु कैन टाइप, यानी कितने टाइपिस्ट हमें चाहिए होंगे कि हमने एक बुक टाइप करनी है जिसमें 43,200 वर्ड्स हैं, और हम वो बुक टाइप करना चाहते हैं इन 6 आवर्स। अच्छा, अच्छा, चलो, कोई मसला नहीं है। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको हम लोग प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टाइपिस्ट, नंबर ऑफ टाइपिस्ट रेशो वर्ड, यहाँ पे भी। अच्छा नहीं, चलो इसको ऐसा करो कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 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 वो 60 वर्ड्स लिख रहा है ना एक मिनट में, ज्यादा इजी क्यों हो जाएगा। अगर एक मिनट में वो 60 वर्ड्स लिख रहा है, एक घंटे में कितने वर्ड्स लिखेगा। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और लिखता भी 60 वर्ड्स है, तो 3600 वर्ड्स लिखेगा। अच्छा, 6 घंटे में हमने टाइपिंग करनी है, तो एक टाइपिस्ट अगर एक एक मिनट में 6 वर्ड लिखता है, तो 6 घंटे के लिए साथ एक और 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3600 को आप 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 36 × 6 करोगे, 6 6 36 का लगा 6, 1 कैरी, 6 3 9, सॉरी 6 3 18, 18 में 1 ऐड किया तो 9। कोई मिस्टेक तो नहीं कर गया मैं यहाँ पे, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर गया मैं मल्टीप्लीकेशन में, ठहरो। 60 वर्ड्स हैं, 60 एक मिनट में, तो एक घंटे में 60 मिनट्स हो गए, तो 6 घंटे आ गए। 6 6 3600 हो गया, 36 को 6 से करेंगे, 6 6 36 का लगा 6, 3 कह रही था ना यार, ये बताया नहीं ना। 3 कहता, 6 3 18, 18 में 3 ऐड किया 21 आएगा, ये आएगा 21। तो साथ में दो जीरोस भी हैं। तो ये टाइप करता है 6 घंटे में, एक टाइपिस्ट टाइप करता है 21,600 वर्ड। दोबारा बता देता हूँ, एक टाइपिस्ट की टाइपिंग स्पीड थी 60 वर्ड्स की एक मिनट की, तो एक घंटे में 60 मिनट्स हो गए, और 6 घंटे थे हमारे पास, इसलिए इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, जो कि आया मेरे पास 21600। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दिखा दिया मैंने। अब एक टाइपिस्ट अगर 21600 वर्ड्स टाइप करता है 6 घंटों में, तो हमने 43,200 वर्ड्स टाइप करने हैं, जो कि 216 का यहाँ पे डबल है। तो इसका मतलब है हमें दो टाइपिस्ट चाहिए। टाइप राइटर्स भी खैर दो ही चाहिए होंगे, तो डिफरेंट टाइप राइटर्स पे वो टाइप करेंगे, दो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे वो टाइप करेंगे। तो दो टाइपिस्ट चाहिए इन वर्ड्स को टाइप करने में। आई एम होपफुल कि ये क्लियर हो गया होगा। बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मैं जल्दी में एक मिस्टेक करा था, फिर भी मैंने समझा दिया, कोई इशू हुआ तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है रेशो मिल्क टू वाटर इज, मिल्क रेशो वाटर जो है दैट इज 4:1। कहता है अगर 8 लीटर मिल्क है तो बताओ वॉल्यूम कितना है उसमें पानी का। अच्छा, तो 4:1 है, और 8 लीटर मिल्क है। मिल्क पहले लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मिल्क और वाटर की रेशो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मिल्क और वाटर की रेशो है, तो मिल्क 8 लीटर है, वाटर निकालना है, वाटर को एक्स कर लेते हैं अगेन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 4x, 8 × 1 8, x इज इक्वल टू 2, तो x आ जाएगा 2 लीटर। ठीक है, तो अगर 4:1 के हिसाब से मिक्स हुआ हुआ है, तो फिर 4 इससे दूध के और 1 पार्ट यानी 1 पोर्शन जो है वो वाटर का आएगा, तो 2 लीटर वाटर डलेगा। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कहता है कि हमारे पास इफ इन अ हाउस ऑफ 15% फूड वाज सफिशिएंट फॉर 30 डेज। तो हमारे पास एक घर है जहाँ पे हमारे पास जो फूड है वो 15 लोगों को पूरी होती है 30 दिनों के लिए। अच्छा, 5% लेफ्ट द हाउस।
अच्छा, 5 लोगों ने घर छोड़ दिया तो पीछे कितने लोग रह गए? 10 लोग रह गए, 10% रह गए। तो बताओ अब फूड कितने दिन चलेगी? अच्छा, तो पहले मील्स निकाल लेते हैं। अगर 15 लोगों का 30 दिन का खाना था तो नंबर ऑफ मील्स जो बनती हैं, नंबर ऑफ मील्स पर पर्सन जो बनते हैं बनती हैं, वो बनते हैं 15 × 30 कर लेते हैं। 15 3 × 45, 450 बनते हैं। तो 450 मील्स बनती है मेरे पास, जितना खाना या जितनी फूड ये थी, क्योंकि 15 लोग 30 दिन, मल्टीप्लाई करा लिया, 450 आ गया। अब पीछे 10 लोग रह गए हैं, बंदे कम हो गए, मील्स तो उतनी ही है ना, खाना तो उतना ही है, तो अब बंदे 10 रह गए, डिवाइड कर लो। तो अगर 15 लोगों को जो खाना 30 दिन के लिए पूरा है तो उसमें से 5 लोग चले जाएंगे, पीछे 10 लोग रह जाएंगे, तो वो मील अब उनको 45 डेज के लिए सफिशेंट है। ओ सॉरी, तो 45 डेज के लिए सफिशेंट है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाएगा। कहता है, एग्जामिनर कहता है स्ट्रीट हॉकर इज सेलिंग बनानाज एट द रेट ऑफ ₹60 पर डजन। 60 रुपीज के डजन बनानाज बेच रहा है। भाई एक डजन में 12 बनानाज है, तो एक बनाना की कॉस्ट क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ वन बनाना विल बी 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 5 या 60, तो 5 रुपीज का एक बनाना पड़ा, तो ₹5 का एक बनाना पड़ रहा है हमें। तो हमने 20 बनानाज लेने हैं, तो बताओ कितने पैसे देंगे? 100। सिंपल है, जब एक बनाना 5 रुपए का आ रहा है तो 20 कर लो, 100 आ गया। तो ये सिंपल था। जब एक दर्जन केले 12 रुपए के हैं तो एक केले की प्राइस 5 रुपए थी, 5 × 20 किया तो 100 आ गया। लास्ट क्वेश्चन आज के इसका लेक्चर का, फिर हम डिस्कशन पे आते हैं। स्टूडेंट नीड्स वन, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 1/3/8 रुपीज फॉर इज लंच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेक लंच फ्रॉम दिस रुपीज? ऐसा क्वेश्चन भी मस्त होता है बैरिया में मिक्स फ्रैक्शन का। अच्छा, तो इसको पहले देख लेते हैं कि एक बंदे की प्राइस कितनी है। तो एक बंदे की जो लंच के लिए कॉस्ट है यानी रुपीज में वो बनती है, अगर मिक्स फ्रैक्शन को जब हम करेक्ट करते हैं तो ये बनता है 8 1 8, 8 में ये 3 ऐड होता है, यानी ये मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड होता है, तो हो जाएगा 8 1 8, 8 + 3 11/8। तो एक मील की कॉस्ट है ये, दिस इज कॉस्ट ऑफ 1 मील। अब टोटल पैसे कितने हैं? 14 3 जा, सॉरी 4 13 जा 52, 52 में 3 ऐड हुआ, तो टोटल पैसे ये हैं 55/4। एक खाने की प्राइस है 11/8। जब मैंने सीधा किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे, मैथमेटिक्स का रूल है भाई, बड़ा सिंपल सा, A/B डिवाइडेड बाय C/D हो रहा हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A/B इंटू D/C कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। 55/4 डिवाइडेड बाय 11/8 था तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8/11 हो जाएगा। 11 1 जा, 11 5 जा, और 4 1 जा, 4 2 जा, तो 5 2 जा 10। तो अगर इतने रुपीज की एक मील है और टोटल इतने पैसे हैं तो डिवाइड कर लो, तो पता चला 10 लोग खाना खा सकते हैं। तो यहाँ दो बातें पता चली कि अगर A/B/C/D हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, यानी A/B डिवाइडेड बाय C/D हो, तो जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा, चाहे यूं लिखा हुआ हो चाहे यूं लिखा हुआ हो, तो ये A/B इंटू D/C हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को सीधा किया और टोटल अमाउंट को पर जो प्राइस ऑफ लंच थी, पर स्टूडेंट जो कॉस्ट आ रही थी लंच पे, उससे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया ये। सो ये थे आज के 55 क्वेश्चन। वैसे तो 50 क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटेटिव में, CS AI और डाटा साइंसेज या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में क्वांटिटेटिव होता है लेकिन कम होता है। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में MBA के अंदर ये होता है। और आपके बाकी तो खैर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MS MPhil के जो प्रोग्राम बैरी के सब में क्वांटिटेटिव होता है। तो आई एम होपफुल कि ये चीज़ें आपको काफ़ी समझ आई होंगी। तो अब अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो